पहले एक फॉर्मूला, डायरेक्ट एक फॉर्मूला का क्वेश्चन है, फेज डिफरेंस के साथ पाथ डिफरेंस का कौन सी रिलेशन होना चाहिए, ये वाला प्रॉब्लम। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के साथ ऐसे रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको ही क्वेश्चन का हिसाब से दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। फिर ऐसा ही फेज डिफरेंस का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो दो इक्वेशन यहाँ पे वेव का लिखा हुआ है, एक ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स और एक ए कॉस ओमेगा टी। इस दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो साइन और कॉस, पिछले दिन में एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक डिस्कस हुआ था, साइन और कॉस के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो पहले से ही पाई बाई टू फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि साइन जो है, साइन कार्व वो जीरो से स्टार्ट होता है। एट टी इक्वल्स टू जीरो साइन इज जीरो। बट कॉस जो है वो जीरो से नहीं स्टार्ट होता है, वो जीरो पे ही वो मैक्सिमम होता है। ऐसा होता है कॉस का कार्व, जीरो से ही उसका वैल्यू मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। तो साइन और कॉस दोनों के बीच पहले से ही पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाता है, इसलिए तो पाई बाई टू और एक्स्ट्रा और एक फेज डिफरेंस यहाँ पे है पाई बाई सिक्स। तो पाई बाई टू और पाई बाई सिक्स के साथ डिफरेंस करो, कौन सी वैल्यू आ रहा है देखो। ऐसे जो एलसीएम मिलेगा वो सिक्स आएगा, टू इंटू सिक्स थ्री, थ्री पाई माइनस पाई मतलब टू पाई बाई सिक्स। टू से सिक्स कैंसिल हो जाए तो पाई बाई थ्री आ जाएगा। तो हमारा आंसर पाई बाई थ्री होगा फेज डिफरेंस का। अगर दोनों ही इक्वेशन कॉस और दोनों ही इक्वेशन साइन पे होता तो तब सिंपल आंसर हो जाता, पाई बाई सिक्स आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक साइन है एक कॉस है, इसलिए पाई बाई टू इनिशियल फेज डिफरेंस के साथ एक्स्ट्रा क्या डिफरेंस है उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए आंसर पाई बाई थ्री होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी फेज डिफरेंस कॉन्सेप्ट रिलेटेड और भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, ऐसा ही एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई डिफरेंस फेज पार्ट पे नहीं है, जो डिफरेंस है वो साइन और कॉस के लिए डिफरेंस होगा। अभी अभी हम लोग लिखा साइन और कॉस के बीच जो डिफरेंस होता है वो है पाई बाई टू और 90 डिग्री का। 90 डिग्री और पाई बाई टू फेज डिफरेंस होता है। तो हमारा आंसर होगा पाई बाई टू, डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट, उसी फेज डिफरेंस रिलेटेड अगर फेज डिफरेंस रहेगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया। लास्ट क्लास में हम लोग इसका फॉर्मूला लिखा था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इस दोनों को जो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है वो ए लिखा हुआ है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ऐसा एक फॉर्मूला था, वेक्टर एडिशन जैसे होता है ना, ऐसा ही फॉर्मूला था, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस फाइव। यहाँ पे ए वन ए टू इक्वल दिया गया, दोनों का ही एम्पलीट्यूड सेम है, उस दोनों को ही ए लिख दो। फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किया, इस टाइप का दोनों इक्वेशन हो तो उसका जो फेज डिफरेंस इसी प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया, पाई बाई थ्री होता है। पाई बाई थ्री इस दोनों के बीच फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू ए इंटू ए कॉस पाई बाई थ्री। कॉस पाई बाई थ्री मतलब कॉस 60 डिग्री। पाई बाई थ्री 60 डिग्री होता है, पाई बाई थ्री, पाई इज 180/3 मतलब 60 डिग्री। यहाँ पे रिप्लेस करो अभी कॉस 60 का वैल्यू, टू ए स्क्वायर कॉस 60 इज हाफ, टू टू कैंसिल हो जाए तो रूट थ्री ए स्क्वायर आ जाएगा। रूट थ्री ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री ए। ऑप्शन सी आंसर आएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑप्शन थ्री आएगा।
ओके, और देखता हूँ ऐसे कौन सी प्रॉब्लम है। ओके, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का और एक प्रॉब्लम यहाँ पे मिल गया। फेज डिफरेंस 60 डिग्री, 60 तो नहीं होता है, 60 डिग्री, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? हम लोग अभी रिलेशन लिखा, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो इसको घुमा के चेंज करके लिख सकते हो, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। उसको ही चेंज किया गया इसी इक्वेशन को। तो अभी फेज डिफरेंस की क्या लिखा हुआ है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब रेडियन पे लिखा जाए तो पाई/3 होगा। उसको यहाँ पे पाई/3 लिख दो। पाई पाई कैंसिल, लैम्डा/6 आंसर आ जाएगा, लैम्डा/6। फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का और एक प्रॉब्लम है। हाँ, अभी इसी क्वेश्चन का आंसर तुम बोलो। क्वेश्चन नंबर 47 क्या आंसर होना चाहिए? तो सिमिलर प्रॉब्लम, सेमी प्रॉब्लम यहाँ पे फिर पूछा गया। साइन और कॉस के बीच ऑप्शन सी। डिफरेंस होता है। ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी, पाई/2, पाई/2, 90 डिग्री। कोई भी सिचुएशन में साइन और कॉस, इनिशियली पाई/2 फेज डिफरेंस तो उसमें रहेगा ही, उसके साथ एक्स्ट्रा कोई डिफरेंस दिया जाए तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, हाँ, एक डायरेक्ट वेव का इक्वेशन है, उसमें फ्रीक्वेंसी पूछा गया। लास्ट क्लास में हम लोग वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है उसके साथ कंपैरिजन करने के बाद कैसे इक्वेशन आता है उसका डिस्कशन किया था। कोई भी सिचुएशन में जो जनरल वेव इक्वेशन होता है वो है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। ये वाला जनरल फॉर्म है वेव इक्वेशन का। अभी इस इक्वेशन को भी उसी फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा। वहाँ पे पाई बाहर है, पाई को अंदर लिखो, ब्रैकेट का अंदर ले जाओ। तो ब्रैकेट का अंदर लेने पे 0.01 पाई एक्स -2t। अभी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। एक्स के साथ जो है, एक्स के साथ वो है के का वैल्यू दिया हुआ है, के इज 0.01 पाई। लेकिन टी के साथ जो पार्ट है, टी टाइम के साथ, वो है ओमेगा। तो ओमेगा इज गिवन टू, omega is called angular frequency, it is not the natural frequency, it is the angular frequency। सॉरी, टू के साथ और भी पार्ट है, यहाँ पे पाई भी है टू के साथ, क्योंकि बाहर में जो पाई था वो अंदर में लिखा गया 2 पाई, ओमेगा इज 2 पाई। बाहर में जो पाई था वो अंदर लिखा गया, दोनों टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई, हम लोग को फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ। तो 2 पाई कैंसिल होगा तो एफ इक्वल्स टू 1 मिलेगा, 1 साइकिल पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी आंसर है, 1 साइकिल पर सेकेंड। इस तरह कंपेयर करने में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जस्ट कंपेयर करना है वेव इक्वेशन के साथ, जो इक्वेशन दिया जाएगा उसको कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसे ही कंपेयर करने का और भी इक्वेशन प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे।
हाँ, यहाँ पे फेज डिफरेंस का एक प्रॉब्लम दिया गया। प्रॉब्लम नंबर 51। A sound wave has frequency 500 hertz and velocity is given. What is the distance between? Distance मतलब path difference between two particle with phase difference 60. तो हम लोग को यहाँ पे जो करना है, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। यही फॉर्मूला है, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो पहले जो फॉर्मूला था फेज डिफरेंस का, उसको ही चेंज करके ऐसे लिखा गया। ऐसे जनरल फॉर्मूला था फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस, उसको तुम चेंज करोगी तो ऐसे इक्वेशन आएगा, ये वाला। अभी पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ लैम्डा का जरूरत है। पहले वेवलेंथ कैलकुलेट करो। हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहाँ पे v वेलोसिटी इज गिवन 350, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 500 हर्ट्ज। यह से लैम्डा मिलेगा, यह से लैम्डा का वैल्यू मिलेगा 350 बाई 500। लैम्डा इज इक्वल्स टू 350 बाई 500। कैंसिल हो जाएगा 35/50। 5 से भी कैंसिल होगा तो 5 35 7 7/10। सो लैम्डा का वैल्यू आ गया 7/10। यहाँ पे 2 पाई पहले से ही था। डेल फाई इज 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई/3। पाई/3। अभी कैलकुलेशन को खत्म करो, डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा। पाई पाई कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो गया। जो आ गया वो है 7/60। 7/60 ऐसे इक्वेशन आ गया। 7/60 आ गया। तो आंसर क्या होगा 7/60 करने में? 51 का आंसर बी। 7/60 ये जो आएगा वो मीटर पे आएगा, मीटर यूनिट पे। इसको सेंटीमीटर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 700/60। 700/60 मतलब 70/6। 70/6 नियरली 12 सेंटीमीटर होगा। नियरली 12, 70/6। ये हमारा आंसर आ गया। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम, एक वाला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लो। जस्ट डेटा चेंज हुआ और कुछ नहीं, क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पे भी फेज डिफरेंस बोला गया, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सेम फॉर्मूला को अप्लाई करो, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या होगा बोलो? पिछले जो फॉर्मूला था v इक्वल्स टू एन लैम्डा, उस हिसाब से ही कैलकुलेट करो। लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा वो पहले मेरे को बोलो। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो वहाँ पे 2 पाई इंटू क्या लिखा हुआ है? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल फाई फेज डिफरेंस। उसको छोड़ो, तुम पहले इसी फॉर्मूला से लैम्डा कैलकुलेट करो। ए v इक्वल्स टू एन लैम्डा जो फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू एन लैम्डा। यह से वेवलेंथ बोलो क्या आएगा? लैम्डा क्या आएगा उसको पहले बोलो। v क्या है? v है 360।
एन फ्रीक्वेंसी 500, एन जो है फ्रीक्वेंसी वो 500, 0.72. 0.72, गुड, 0.72। उसको यहाँ पे रिप्लेस करो लैम्डा जो है उस पोजीशन में, 0.72/2 पाई लैम्डा मिल गया। डेल फाई मतलब फेज डिफरेंस, 60 डिग्री मतलब पाई/3, 60 डिग्री मतलब पाई/3। अभी कैलकुलेशन को खत्म करो, आंसर क्या आएगा बोलो। कैलकुलेशन को यहाँ पे कंप्लीट करो, पाई पाई कैंसिल, 0.72/6 जो आ गया फाइनली पॉइंट 0.112. 0.12, 0.12। सिमिलर टाइप का तीनों प्रॉब्लम यहाँ पे था। आई थिंक तुमको समझ पे आ गया। ओके, प्रोग्रेसिव वेव और फेज डिफरेंस का रिलेटेड इस तरह ही प्रॉब्लम यहाँ पे था। इसके बाद साउंड वेव जो है, साउंड का जो वेलोसिटी होता है, साउंड वेलोसिटी का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। उसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे आंसर होगा उसको देखना है। साउंड वेव का वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको पहले लिख लो। साउंड वेव जो है वो जब ट्रैवल करता है कुछ सॉलिड मीडियम पे, सॉलिड मीडियम पे ट्रैवल करेगा तो उसका एक ऐसा इक्वेशन होता है, रूट ओवर ऑफ यंग मॉड्यूलस जो इलास्टिसिटी पार्ट में था बाई रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। सॉलिड के अंदर साउंड वेव का ऐसा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, सॉलिड बॉडी में। अगर लिक्विड और गैस में तो क्या इक्वेशन आता है लिक्विड और गैस में? लिक्विड और गैस में साउंड वेलोसिटी जो है उसका इक्वेशन होता है रूट ओवर ऑफ बल्क मॉड्यूलस बाई रो, बी इज द बल्क मॉड्यूलस बाई रो, ऐसा इक्वेशन होता है, रूट ओवर ऑफ बी बाई रो। उसको मॉडिफाइड करने के बाद ऐसे भी लिखा जाता है गामा पी बाई रो। फॉर्मूला को लिख के रखो, गामा पी बाई रो, जहाँ पे गामा है, गामा जो है उसका वैल्यू एयर के लिए 1.4 होता है फॉर एयर, क्योंकि एयर में ज़्यादा के ज़्यादा डायटोमिक गैसेस है। डायटोमिक गैसेस के लिए उसका वैल्यू, गामा का वैल्यू 1.4 होता है। पी जो है, पी यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर ऑफ द एटमोस्फियर। रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, वो तो पहले से ही था, उसको कुछ नहीं लिखना है, वो पहले से ही रो था। इसको फिर मॉडिफाइड किया जाए तो इसका और एक फॉर्मेट आता है, गामा RT/m, जहाँ पे टी, टी जो है वो है केल्विन स्केल टेम्परेचर, साउंड वेलोसिटी का और एक मॉडिफाइड इक्वेशन। यहाँ पे टी जो है वो है केल्विन स्केल टेम्परेचर। एम, एम इज द मॉलिक्यूलर मास, एम इज द मॉलिक्यूलर मास लिख के रखो। आर जो है, आर है आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो इस तरह साउंड वेलोसिटी का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट फॉर्मूला आ गया। एक सॉलिड के लिए, एक यहाँ पे लिक्विड और गैस के बाल्क मॉड्यूलस के टर्म पे फॉर्मूला, उस बाल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला का ही मॉडिफाइड वर्जन ये वाला है, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। तो इसी फॉर्मूला को यूज किया जाएगा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम यहाँ पे है साउंड वेलोसिटी का रिलेटेड, सभी प्रॉब्लम में इसका ही डिस्कशन होगा। पहले प्रॉब्लम नंबर 12 जो है उसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 12,
वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखा हुआ है, डेंसिटी भी है, बल्क मॉड्यूलस पूछा गया वाटर का। तो अभी अभी जो फॉर्मूला बल्क मॉड्यूलस रिलेटेड लिखा था उसको यूज करो। यहाँ पे v जो है उसका वैल्यू 400 क्लियरली लिखा हुआ है। b कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेंसिटी 1000 लिखा हुआ है। अभी कैलकुलेट करो, आंसर बोलो। कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, दोनों साइड को होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड को होल स्क्वायर कर दो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या होगा बोलो। 1.96 into 10 to the power 10 आ रहा है, बस एक मिनट। 10 to the power 9 आएगा, 10 नहीं, ठीक तरह से हाँ हाँ देखो। 9 आ गया सर, हाँ हाँ आ गया आ गया। 14 स्क्वायर 196 होता है। यहाँ पे 2 जीरो है, स्क्वायर आएगा तो 4 जीरो हो जाएगा, तीनों जीरो यहाँ पे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मिलेगा 196 और 10 to the power 7 मिलेगा। देखो पॉइंट को दो प्लेस लेफ्ट में लिया जाए तो यहाँ पे पावर चेंज हो जाएगा, दो प्लेस तो 10 to the power 9। ऑप्शन बी आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करना है। इनफैक्ट सॉल्व करने के बाद उसको याद भी रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी आने का चांसेस है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा तो कितना वेलोसिटी ऑफ साउंड में चेंज आएगा। हम लोग अभी अभी फॉर्मूला फ्रेम किया, टेम्परेचर के साथ ऐसे डिपेंडेंस है वेलोसिटी ऑफ साउंड का। मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। उस हिसाब से v2/v1 लिखा जाएगा रूट ओवर ऑफ t2/t1। ऐसे तुम लिख सकते हो, v2/v1 इक्वल्स रूट ओवर ऑफ t2/t1। अभी टेम्परेचर जो है उसको 1 डिग्री राइज किया गया, और पहले जो 0 डिग्री पे था, 0 डिग्री में वेलोसिटी 332 लिखा हुआ है। 332 332 वेलोसिटी लिखा हुआ है, उसको ही हम लोग यूज करूंगा यहाँ पे। वेट, वेट, हाँ यहाँ पे बहुत सारे स्पेस है, यहाँ पे क्लियरली लिखा जाएगा, आसान होगा समझ पे में। तो v2/v1 रूट ओवर ऑफ t2/t1 आ गया। v2 मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होने के बाद क्या होगा। अभी इसको फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हो तुम, v at any other temperature, velocity at any other temperature t, और v1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में। उस हिसाब से केल्विन स्केल में ये वाला टेम्परेचर होगा 273 प्लस टी, और ये वाला होगा 273 प्लस 0। एनी अदर सेल्सियस टेम्परेचर टी, मैंने कुछ स्पेशल 1 डिग्री और 2 डिग्री नहीं लिखा, t डिग्री सेल्सियस लिखा, इसलिए प्लस टी लिखा यहाँ पे। बी जीरो है 332। इसको फ्रैक्शन को चेंज किया जाए तो, सेपरेट किया जाए तो ऐसा आ जाएगा
होल टू द पावर हाफ लिख सकते हो। रूट मतलब होल टू द पावर हाफ। अभी इसको फॉर्मूला का हिसाब से एक्सपेंड करो, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हाफ इंटू 1/273 आएगा। कैलकुलेट करने में जो आएगा T/546 आएगा यहाँ पे। मतलब कोई भी अदर टी टेम्परेचर में, यहाँ ब्रैकेट को चेंज कर लो, 332 ब्रैकेट को विथड्रॉ किया गया, 330 इंटू T/546। इसको कैलकुलेट किया जाए तो 0.61 आएगा, 0.61 आएगा। इसका मतलब कोई भी 1 डिग्री टेम्परेचर, अगर टी का वैल्यू 1 होता, टी जो सेल्सियस मैंने लिया उसका वैल्यू 1 होता, तो कोई भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए जितना स्पीड इंक्रीज होगा, 32 तो था ही जीरो में, जितना स्पीड इंक्रीज होगा वो है 0.61, 0.61 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा। इसको याद रखो, 0.61 is the change in velocity for 1 degree rise in temperature in Celsius scale. 1 degree rise is temperature in Celsius scale. ओके, क्वेश्चन नंबर 29। ये वाला और एक प्रॉब्लम है जो दिया गया यहाँ पे साउंड के साथ टेम्परेचर का रिलेशन के हिसाब से। टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर becomes double of its value at 27 डिग्री। 27 डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू था वो कौन सी टेम्परेचर का उसका डबल हो जाएगा वेलोसिटी। तो टेम्परेचर के साथ ऐसा रिलेशन है, हम लोग को जो कंडीशन दिया गया v2 इज द v1 इंटू टू होना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ द साउंड डबल होना चाहेगा। T2 जो है उसको कैलकुलेट करना है। T1 जो है 27 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में चेंज किया जाए तो 273 ऐड हो जाएगा, मतलब 300। कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा T2/300। दोनों साइड को होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे 300, मतलब T2 मिलेगा 1200 केल्विन। तो जिस टेम्परेचर में वेलोसिटी डबल होगा उसका वैल्यू आया 1200 केल्विन। उसी केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन सेल्सियस पे है। सेल्सियस पे कन्वर्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करो, इसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो और आंसर बोलो कौन सी आंसर आएगा। इसी चारों ऑप्शन में सब्ट्रैक्ट करो इसको। सब्ट्रैक्ट करने में देखो 927 आएगा, 927, 927। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 30। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 30 उसको पढ़ो। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर at NTP is 300 meter per second. If air pressure becomes 4 times, what will be the speed of sound? एयर प्रेशर को 4 टाइम्स किया जाए तो एयर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा जो फॉर्मूला प्रेशर के साथ हम लोग को मिला था उसमें ऐसा लगेगा जो प्रेशर के साथ उसका एक प्रोपोर्शनल रिलेशन है स्क्वायर रूट के साथ,
लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, रो। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा। इसलिए किसी भी सिचुएशन में पी बाई रो रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा। पी बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। इसलिए प्रेशर के ऊपर वेलोसिटी का कोई डिपेंडेंस नहीं है। अगर प्रेशर चेंज भी हो तो वेलोसिटी सेम ही रहेगा, 300 ही रहेगा। इसलिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाय मिस्टेक इसका रॉन्ग आंसर कर देता। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी साउंड वेव वेलोसिटी का ही नेक्स्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पे है वो वाला। वेलोसिटी ऑफ साउंड is measured in hydrogen and oxygen gas at a constant temperature। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में किया जाए तो उसका क्या चेंज आएगा वेलोसिटी का। अभी हम लोग को जो रिलेशन मिला था v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ गामा आर टी बाई एम, साउंड वेलोसिटी का ऐसा इक्वेशन मिल गया था, जहाँ पे m जो है वो है मॉलिक्यूलर मास, उसके साथ वेलोसिटी का उसका स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है एट ए फिक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ऐसा रिलेशन है। तो अभी रेशियो पे लिखो v हाइड्रोजन बाई v ऑक्सीजन। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है तो मतलब यहाँ पे m ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे m हाइड्रोजन आएगा। m ऑक्सीजन जो है उसका वैल्यू 32 और m हाइड्रोजन जो है उसका वैल्यू होता है 2। इस हिसाब से कैंसिल होगा तो 16, रूट किया जाए तो 4, तो 4:1 रेशियो आएगा, 4:1। मतलब बी वी एच बाई वी ओ जो रेशियो वो 4:1 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर किया जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर at STP is 330 meter per second, and the distance covered by sound in 2 seconds when atmospheric temperature is 3। तो STP मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी दिया हुआ है, सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री। तो 30 डिग्री सेल्सियस में वेलोसिटी कितना है उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है 30 डिग्री सेल्सियस में वेलोसिटी क्या होगा। तो हमारा जो रिलेशन यहाँ पे है टेम्परेचर के साथ, हम लोग को मालूम है प्रोपोर्शनल रिलेशन है, स्क्वायर रूट के साथ प्रोपोर्शनल। तो V2 जो है V 30 डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है, V1 0 डिग्री का। 30 डिग्री मतलब 30 + 2 73, 0 मतलब 0 + 2 73। यहाँ पे वेलोसिटी 0 डिग्री में लिखा हुआ है 330, 0 डिग्री में 330। अभी ये वाला आ गया 303/273। यहाँ पे V30 मतलब 30 डिग्री सेल्सियस में कितना वेलोसिटी आएगा उसको कैलकुलेट करना है पहले 30 डिग्री सेल्सियस में। इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा,
इसलिए ऐसे नहीं करके और एक टेक्निक हम लोग पहले ही लर्न किया। कौन सी टेक्निक? हम लोग पहले एक फॉर्मूला फ्रेम किया था। पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में 0.61 मीटर पर सेकेंड ऐसा वेलोसिटी इंक्रीज होता है। ऐसा एक फॉर्मूला हम लोग पहले ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पे तो 30 डिग्री में कितना आएगा टेम वेलोसिटी चेंज? ये 0.61 को 0.6 लिख लो, सिंपल हो जाएगा, इंटू 30। तो 30 डिग्री में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 330 पहले ही था, 0.6 इंटू 30 कर दो, तो क्या आएगा आंसर? 330 प्लस 18, मतलब वेलोसिटी चेंज होने के बाद 348 होगा। पर डिग्री सेल्सियस में 0.61 राइज होगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री राइज हुआ, इसलिए 348 आ गया वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस क्रॉस करेगा? 2 सेकेंड टाइम में। तो आसान है फॉर्मूला, एस इक्वल्स टू वी टी। 348 इंटू 2, इतना डिस्टेंस क्रॉस होगा। 348 इंटू 2, कौन सी आंसर आएगा बोलो? इसको कैलकुलेट करने में नियरली 700 मीटर आएगा। 348 इंटू 2 करने के बाद नियरली 700, मतलब 700 मीटर आएगा, मीटर। किलोमीटर करने के बाद 0.7 हो जाएगा, 1000 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। और कोई प्रॉब्लम है साउंड वेलोसिटी का? बहुत सारे तो प्रॉब्लम का डिस्कशन हो गया। और कोई है? साउंड वेलोसिटी, ओके। और एक चीज यहाँ पे भी जानना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन। कौन सी चीज के ऊपर उसका डिपेंडेंस नहीं है, इसको पूछा गया। कौन सी चीज के ऊपर उसका डिपेंडेंस नहीं है? प्रेशर के ऊपर नहीं है। हम लोग अभी अभी एक प्रॉब्लम में उसका इस यूज भी किया। प्रेशर के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो प्रेशर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान क्वेश्चन है, उसको आंसर करो। बैंड 30 मीटर, मतलब वेवलेंथ लिखा हुआ है 30 मीटर, वेवलेंथ 30 मीटर पूछा गया। उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एफ। एफ और एन कोई भी रिलेशन लिख सकते हो। एफ पूछा गया, एफ फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अभी यहाँ पे v जो है, वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव का वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है उतना ही वेलोसिटी होता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो और आंसर बोलो। इस रिलेशन से कैलकुलेट करो फ्रीक्वेंसी। क्या आएगा बोलो पहले? पहले क्या आएगा बोलो, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू।
10 to the power 7। यस, 10 to the power 7 आएगा, क्योंकि यहाँ से कैंसिल होगा तो 10, तो फ्रीक्वेंसी आएगा 10 to the power 8/10, मतलब 10 to the power 7 हार्स। 10 to the power 7 हार्स यूनिट का आएगा। इसको तुम लिख सकते हो 10 into 10 to the power 6 ऐसे करके। 10 to the power 6 मतलब वो है मेगा हॉर्स। 10 to the power 6 कोई चीज को मेगा कहता है, मेगा। तो बेसिकली 10 मेगा हॉर्स यहाँ पे आंसर दिया गया, इसलिए 10 मेगा हॉर्स। ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होगा, ऐसे दिया जाए तो दिक्कत नहीं होगा आंसर करने में। ओके, और कोई प्रॉब्लम है? ओके, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। द लैपलास करेक्शन इन द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन पहले एक फॉर्मूला दिया था, उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला पे कुछ प्रॉब्लम था, उसका करेक्शन लैपलास, साइंटिस्ट लैपलास ने किया था। लेबलास का जो करेक्शन है, न्यूटन सोच लिया था जो साउंड प्रोपागेशन प्रोसेस वो आइसोथर्मल होता है, न्यूटन ऐसे सोच के फॉर्मूला बना दिया। लेकिन उस फॉर्मूला के साथ साउंड वेलोसिटी का कोई मैच नहीं हो रहा, इसलिए न्यूटन का फॉर्मूला के एक करेक्शन का जरूरत था। लेकिन उस करेक्शन करने में लगभग 100 इयर्स लग गया। 100 इयर्स के बाद एक साइंटिस्ट मिस्टर लेबलास, उन्होंने कैलकुलर करेक्शन किया। उन्होंने बोला प्रोपागेशन आइसोथर्मल नहीं है, इसमें ही गलती था। प्रोपागेशन होता है एडियाबेटिकली, साउंड प्रोपागेशन एडियाबेटिकली होता है, इसलिए करेक्शन हुआ और मॉडिफाइड फॉर्मूला आया। कैसे कैसे फॉर्मूला था? न्यूटन का जो फॉर्मूला था, साइंटिस्ट न्यूटन का, वो था ए वाला सिंपल फॉर्मूला। इसमें आइसोथर्मल सोच के फॉर्मूला फॉर्मेशन किया गया था। लेप्लास ने करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद जो फॉर्मूला आया उसको ही हम लोग यूज किया गया। अभी वहां पे जो गामा आ गया, गामा मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही आता है, उस वो कांस्टेंट गामा। तो करेक्शन जो हुआ वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। न्यूटन ने जो सोचा था आइसोथर्मल, वो आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबेटिक होता है। ओके, और भी छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसवर्स वेव जो है, ट्रांसवर्स वेव का कौन सी फिनोमेना होता है? ट्रांसवर्स वेव का फिनोमेना, जो एक्सक्लूसिव फिनोमेना, वो पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन अदर्स कोई वेव का नहीं होता है, ओनली ट्रांसवर्स वेव का ही होता है। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन कोई भी वेव का होगा, ट्रांसवर्स हो, लॉन्गिट्यूडिनल हो, कोई भी वेव का हो। लेकिन पोलराइजेशन इज ओनली रिलेटेड विथ ट्रांसवर्स वेव और कुछ नहीं। लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है, लाइट जो है उसका पोलराइजेशन होता है। लेकिन साउंड वेव जो है वो ट्रांसवर्स नहीं है, इसलिए साउंड वेव का कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज आई थिंक तुमको मालूम है, 20 हर्ट्ज से 20,000 तक। 20 हर्ट्ज से कम वहाँ पे कम नहीं होगा, और 20,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो ऑप्शन का हिसाब से सी जो है वो आंसर होना चाहिए। 20 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। 20 हर्ट्ज से ज्यादा, सॉरी गलत लिख दिया, बी होना चाहिए, बी। 20 हर्ट्ज से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 20,000। 20 to 20,000 ये है हमारा ऑडिएबल रेंज। इसके ज़्यादा और इसके कम फ्रीक्वेंसी ह्यूमन एयर से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा, ह्यूमन एयर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा।
ये वाला सेम प्रॉब्लम है, पहले हम लोग जो किया था उसी सेम प्रॉब्लम रिपीट हो गया फिर। या एग्जाम में किया गया 2013, उसको पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्व किया उसी प्रॉब्लम का। सेम प्रॉब्लम था वहाँ पे भी। कहा गया ये वाला नहीं। हाँ, ये वाला एमओई करिकुलम लिख के और सेम ही प्रॉब्लम यहाँ पे भी फिर लिखा गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, क्वेश्चन नंबर 49। रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी दिया गया, उसको तुम सॉल्व करोगी, मैं जस्ट लिख देता हूँ। 15 मेगा हर्स मतलब 15 इंटू 10⁶ फ्रीक्वेंसी दिया गया। उसका वेवलेंथ क्या होगा वो पूछा गया। अभी इसको कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी के साथ जो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, इसका जरूरत है। तो वेलोसिटी क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी 3 × 10⁸ होता है। ए वाला वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर। अभी यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करो। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए ही आएगा। 20 मीटर कैलकुलेट करने में ऑप्शन ए ही यहाँ पे आएगा। 49 ऑप्शन ए ही तो है। हाँ, ऑप्शन ए ही है, वही आंसर आएगा। हाँ, यहाँ पे और एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर, कौन सी चीज में? यहाँ पे हीलियम लिखा है, ड्राई हीलियम और कोई भी है। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ड्राई ड्राई और मॉइस्ट से ही लेना पड़ेगा। अब अभी जो फॉर्मूला हम लोग लर्न किया वेलोसिटी ऑफ साउंड का, ऐसा एक फॉर्मूला था, गामा पी बाई रो, रूट ओवर ऑफ गामा पी बाई रो। इसका मतलब डेंसिटी जो है, डेंसिटी के साथ उसका एक इनवर्स रिलेशन है, रूट ओवर ऑफ गामा पी बाई रो डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर डेंसिटी इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी कम होगा। अभी मेरे को तुम बोलो, कौन सी एयर का डेंसिटी ज्यादा होगा, मॉइस्ट एयर का डेंसिटी और ड्राई एयर? कौन सी एयर का डेंसिटी ज्यादा होगा? मॉइस्ट मतलब ज्यादा ह्यूमिडिटी है जिस एयर में, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने पे डेंसिटी ज्यादा होता है, और ड्राई एयर पे होता है। मॉइस्ट एयर का डेंसिटी कम होता है। डेंसिटी ऑफ रो ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन ड्राई एयर, क्योंकि जो मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर H2O, उसका जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट 18, वो एयर से कम है।
एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट तुम लिख सकते हो 30, नियर अबाउट 30। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट नियर अबाउट 30। तो उसमें कम मास जो है वाटर वेपर वो घुस जाए तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर का ही डेंसिटी कम है, मास कम है, यहाँ पे 18 है। तो इसलिए मॉइस्ट एयर जो है उसका डेंसिटी कम हो जाता है। एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो मॉइस्ट होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। इसलिए मॉइस्ट एयर जो है उसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाता था, इसलिए उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से डिस्कस हो गया इसी पीडीएफ से। ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन का डिस्कस हो गया, नेक्स्ट क्लास में बाकी हाफ तो हो ही जाएगा। इसके साथ और भी क्वेश्चन तुमने सेंड किया वो बाद में रिसीव हुआ, उसका भी डिस्कशन होगा वेब का नेक्स्ट क्लास में। पहले तुम उसके पहले आज जो डिस्कशन हुआ उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलो, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, नहीं, ऑप्शन ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर। नहीं, 20 से ट्वेंटी टू। थाउजेंड 20,000 मतलब 20 20 किलो हर्ट्ज, थाउजेंड किलो मतलब 1000 ना। हाँ, ओके। ऐसे घुमा फिरा ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। तुमने जो क्वेश्चन सेट भेजा, तुम्हारा बुक में जो क्वेश्चन सेट है उसमें ही क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के आएगा। जस्ट तुमने भी देखा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के 2-3 बार दिया गया, ऐसे ही आएगा। तो ऐसे तो प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को समझना है। अभी इसका आंसर बोलो, इसका भी डिस्कशन हम लोग किया आज, कौन सी आंसर होना चाहिए? रूट स्क्वायर ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस।